नमस्कार साथियों, आज हम त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में कुछ जो उसके फीचर होते हैं उनके बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कौन कौन से उसके प्रगुण होते हैं, क्या होता है उसको समझते हैं पहले। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। इसके अंदर आंतरिक कोण होते हैं जो कि उन तीनों को मिलाएंगे तो 180 का कोण बनता है। इनका जोड़ जो होता है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल 1, 2 और 3 का योग होता है 180 अंश। इसके ये कोण होते हैं और इसमें ये 3 भुजाएं होती हैं। अब हमें त्रिभुज में पढ़ना है इनकी भुजाओं के बारे में। यदि मान लो इस त्रिभुज में कहीं भी आप अन्य 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं हैं, उनके मध्य बिंदु या कोई भी बिंदु से आप एक रेखा खींचोगे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये कहलाती है थेल्स प्रमेय। हम आज थेल्स प्रमेय ही पढ़ेंगे। कैसे होती है थेल्स प्रमेय, कैसे उसको सिद्ध किया जाता है, वो सीखेंगे। चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे। ये है एक त्रिभुज जिसमें ABC, त्रिभुज का नाम है ABC। इसमें 2 त्रिभुज हैं। इन 2 त्रिभुज की भुजाओं के बीच से एक हम रेखा निकालते हैं जो कि तीसरी भुजा के समांतर है। ये थेल्स प्रमेय कहा जाता है। वैज्ञानिक थेल्स के अनुसार उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी थेल्स ने, तो उसके नाम से ही उनके नाम से रखा जाता है, जिसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, AB, इसको मध्य पद है, इनको D और E में विभाजित किया है। तो हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये सिद्ध करना है। यदि मान लो ये 2 भुजाएं हैं, इनके मध्य से एक रेखा खींचेंगे तो AD बटे DB और AE बटे EC अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसे यदि ये 2:3 है तो ये इसका रेशियो होगा, वो 2:3 में हो सकता है। जैसे ये 4 है तो ये बेसिकली 2:3 में विभाजित होता है। इसका वो थ्योरम लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, इस भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। ये जो अनुपात में रहेगा वही अनुपात यहाँ चलेगा। ये है थेल्स थ्योरम। If a line is drawn parallel line to one side of a triangle to intersect the other 2 sides in distinct point, the other 2 sides are divided in the same ratio। इसमें सेम रेशियो में ये डिवाइड होगा। तो इसका पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या क्या दे रखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये जो लाइन है वो पैरेलल, उन्होंने बता दिया है कि ये पैरेलल है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये एक वन साइड है BC जो DE के पैरेलल होता है। तो ये आएगा DE पैरेलल है BC। ठीक है। तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कौन कौन से उसके प्रगुण होते हैं, क्या होता है उसको समझते हैं पहले। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं।
तीन भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। इसके अंदर आंतरिक कोण होते हैं जो कि उन तीनों को मिलाएंगे तो 180 का कोण बनता है। इनका जोड़ जो होता है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, 2 और 3 का योग होता है 180 अंश। इसके ये कोण होते हैं और इसमें ये तीन भुजाएं होती हैं। अब हमें त्रिभुज में पढ़ना है इनकी भुजाओं के बारे में। यदि मान लो इस त्रिभुज में कहीं भी आप अन्य दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा हैं, उनकी मध्य बिंदु या कोई भी बिंदु से आप एक रेखा खींचोगे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये कहलाती है थेल्स प्रमेय। हम आज थेल्स प्रमेय ही पढ़ेंगे। कैसे होती है थेल्स प्रमेय, कैसे उसको सिद्ध किया जाता है, वो सीखेंगे। चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये है एक त्रिभुज जिसमें ABC, त्रिभुज का नाम है ABC। इसमें दो त्रिभुज हैं। इन दो त्रिभुज की भुजाओं के बीच से एक हम रेखा निकालते हैं जो कि तीसरी भुजा के समांतर है। ये थेल्स प्रमेय कहा जाता है। वैज्ञानिक थेल्स के अनुसार उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी थेल्स ने, तो उसके नाम से ही उनके नाम से रखा जाता है, जिसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, AB, इसको मध्य पद है, इनको D और E में विभाजित किया है। तो हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये सिद्ध करना है। यदि मान लो ये दो भुजाएं हैं, इनके मध्य से एक रेखा खींचेंगे तो AD बटे DB और AE बटे EC अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसे यदि ये 2:3 है तो ये इसका रेशियो होगा, वो 2:3 में हो सकता है। जैसे ये 4 है तो ये बेसिकली 2:3 में विभाजित होता है। इसका वो थ्योरम लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। ये जो अनुपात में रहेगा वही अनुपात यहाँ चलेगा। ये है थेल्स थ्योरम। If a line is drawn parallel line to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। इसमें सेम रेशियो में ये डिवाइड होगा। तो इसका पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या क्या दे रखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये जो लाइन है वो पैरेलल, उन्होंने बता दिया है कि ये पैरेलल है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये एक वन साइड है BC जो DE के पैरेलल होता है। तो ये आएगा DE पैरेलल है BC। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही त्रिभुज में विभाजित होती हैं। अब ज्ञात करना है या इसको आप फाइंड कह सकते हो, AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। इनका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए। AD का रेशियो, AD अपॉन DB का जो रेशियो रहेगा वो AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर होता है। देखें इसको कैसे होता है।
पहले इसमें हम रचना करेंगे। इसमें होगा क्या, आपको सिर्फ दिख रहा एक समांतर रेखा है और जो कि अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु डी है और एक बिंदु ई है। ए बी रेखा में या ए बी लाइन में बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी रेखा में बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। और ये जो रेखा है वो बी सी के समांतर है। बी सी के समांतर मीन्स इनके समान अंतर रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो जो इसका पॉइंट यहाँ डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा। अब इसमें हम रचना करेंगे या इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कि डी से आप एम को मिलाओगे। तो रचना करेंगे हम या कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो डी से एम को मिलाया, डी जॉइंड टू एम। और ये जब हमने इसको मिलाया तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलरी लंब होगा जिसको डी एम लंब ए ई लिखेंगे या डी एम लंब है ए ई पर। ये एन रहेगा। और इसी प्रकार ए ई पर लंब है, पहले लिख सकते ई से एन को मिलाया, इसको लिख सकते हैं ई एन लंब है, ई एन लंब है ए डी पर। इसको हमने इस प्रकार से मिलाया कि ये इस पे लंब हो। अब आखिर में बी को ई से मिलाया, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं बी जॉइंड टू ई, डी जॉइंड टू सी, डी को ई से मिलाया, डी जॉइंड टू सी। ऐसे हम रचना करके लिखेंगे या उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। अब इसमें जगह की इश्यू है इसलिए इसको साफ करके दूसरा प्रूफ लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, सही है। तो हमें इसमें 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक ये छोटा, एक ये, दो बड़े बड़े, 2 त्रिभुज, 4, ऐसे टोटल मिला के 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। पहले हमें त्रिभुज लेना है ए डी ई। इसके पहले हमने 9th क्लास में त्रिभुजों का क्षेत्रफल सीखा है, कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। और इसके पहले एक चीज़ और बता देते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे, जैसे ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये कहाँ से आया, एक छोटी सी ये और बता देते हैं। एक पहले बनाते हैं चतुर्भुज। ये एक आयत है जिसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ये है लंबाई, ये चौड़ाई। यदि हम इसको आधा करेंगे इस डायगोनल के साथ या इस कर्ण के साथ, विकर्ण के साथ, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और इसमें ये 90 डिग्री होगा। इसकी इस वाली लाइन को कर्ण या फिर हाइपोटेनस बोलते हैं। ये लंब, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर रहता है और ये बेस आधार होता है। और इसमें ये त्रिभुज में हाइट ऊंचाई कहलाती है, ये आधार। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इससे आपका ये फॉर्मूला बना। अब यदि मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल ना हो के आपको एक स्केलन ट्रायंगल हो जिसमें आपको कोई भी साइड इक्वल ना हो, विषमबाहु त्रिभुज होता है, तो इसमें हाइट, ये हाइट निकालते हैं। इस हाइट से ये होता है ऊंचाई, ये आधार, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला इसमें लगता है। अब यदि एक त्रिभुज अधिक कोण वाला त्रिभुज बनेगा तो उसकी ऊंचाई हमेशा आधार से बाहर की तरफ रहेगी, तो उसकी ऊंचाई ये काउंट की जाती है। तो इसको आगे पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम त्रिभुज जाएंगे ADE में। त्रिभुज ADE में लिखेंगे इन त्रिभुज ADE। आप त्रिभुज AD में एरिया वाला फॉर्मूला लगाओगे। एरिया त्रिभुज ADE इज इक्वल 1/2 हाइट इंटू बेस, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये होगा आपका आधार गुणा ऊंचाई। अब आप ADE में देखो, ADE इसके हिसाब से जहाँ ये लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड होता है, वो आपका बेस होगा, आधार होगा, और ये ऊंचाई होगी। तो NE ऊंचाई और आधार होगा AD। AD गुणा NE, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब हम NE के हिसाब से दूसरा त्रिभुज लेते हैं, जो कि आपका त्रिभुज है DEB। त्रिभुज DBE में इन ट्राइंगल DBE, आप इस त्रिभुज में जाओगे तो एरिया बराबर त्रिभुज DBE बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। DBE ये आपका एक अधिक कोण वाला त्रिभुज बनेगा ऐसा। इसकी ऊंचाई होगी आपका, ऊंचाई ये है हाइट, जो कि बेस से थोड़ा सा आगे जाके बनता है। ये है इसकी हाइट। तो हाइट कितनी दे दी है NE, आधार रहेगा BD, तो आधार यही चलेगा, आधार होगा BD गुणा ऊंचाई है NE। ये रहेगा समीकरण नंबर दूसरा NE के हिसाब से। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, जो कि पहले लिया था ADE, इसी को लेना है। तो लेंगे त्रिभुज ADE में इन ट्राइंगल ADE एरिया बराबर त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हमें किसको लेना है, इस वाली ऊंचाई को लेना है। तो जब इसको ऊंचाई लेंगे तो इसकी जो इसका जो आधार होगा वो AE होगा। तो आधार होगा AE गुणा ऊंचाई होगा DM। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसके आगे अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे इसी के जैसा, जिसमें DM हाइट हो। तो लेंगे त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में इन ट्राइंगल ADC इसका एरिया बनेगा, एरिया त्रिभुज ADC इज इक्वल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका होगा EC और ऊंचाई DM। ये इसका जो फिगर है वो ऐसा बन रहा है, अधिक कोण की तरह। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो ये रहेगी, इसका है नाम M, ये D रहेगा, DM, और ये C और ये E। तो आधार रहेगा EC, हाइट रहेगी DM। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसे 4 समीकरण बना लेते हैं। इन 4 समीकरणों को पहले 1 और 2 लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से आप समीकरण 1 का भाग 2 में करें। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये। तो एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE, आपने दोनों में देखा क्या है इसका, 1/2 AD गुणा AE, 1/2 NE है, BD गुणा NE। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, NE से NE कैंसिल हो जाएगा। तो आखिर में बचेगा AD बटे BD। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा, समीकरण नंबर 5। अब ऐसे ही हम समीकरण नंबर 6 बनाएंगे। समीकरण 1, 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड
4। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तीसरे और चौथे समीकरण से देखेंगे एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल ADC। इसका होगा 1/2 गुणा AE गुणा DM बटे 1/2 गुणा EC गुणा DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल होगा, तो ये बचेगा AE अपॉन EC। ये है समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6। इस प्रकार से हम समीकरण 5 और समीकरण 6 को इक्वली रखेंगे तो होगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 समीकरण नंबर 5 व 6 से 5वां क्या लिखा है, AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन EC। हमें यही सिद्ध करना था। 5वें और 6वें में AD अपॉन BD और AE अपॉन EC ऐसे थेल्स प्रमेय को हमने सिद्ध किया। AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो 6.1 10वीं क्लास NCERT बुक में हैं। एक एक करके उनको इसी बेस पे हम समझेंगे। तो ये होता क्या है बेसिकली, यदि ये त्रिभुज बनता है और ये एक समांतर रेखा है ABCDE, ये 2:3 में विभाजित है, यहाँ कोई नंबर 6 दे दिया तो आपको ये पूछने के लिए आ जाएगा। तो यदि ये 6 है तो EC की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो 2 का 3 गुना ऐसे लिख सकते हो, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ये कब होता है, जब DE समांतर हो BC के। तो DE समांतर हो BC के तो इसमें थेल्स प्रमेय का उपयोग होता है। मीन्स इनका जो दो संगत रेखाएं हैं उनकी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक रेखा प्रतिच्छेद करे जिसका नाम DE है और वो BC के समांतर होता है, तो वो एक समान अनुपात में विभाजित होता है। AD का AE वैल्यू होगी और BD का AC। कैसे, AD क्या होता है 2/3 है तो ये 6 ये EC लिखेंगे। इसमें आप वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिगुणा करके निकाल सकते हो या यहीं कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा तो 3 का 3 गुना 9, तो EC की वैल्यू हो गई 9। ऐसे करके इसके क्वेश्चन बनते हैं। ये थी थेल्स प्रमेय और इसके क्वेश्चन भी कुछ करवाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.2 जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है फिगर नंबर 6.717 और इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है, हम लिख रहे हैं इसमें। ये क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। इसमें क्या लिखा है आपको, AD और VD की वैल्यू दी है, AE की वैल्यू दी है, EC का पूछ लिया है और इसमें उन्होंने कहा है कि DE समांतर है BC के। यदि DE समांतर है BC के तो हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। ये है आपकी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से अभी जो हमने इसको सिद्ध किया है तो उसके हिसाब से ये आ गया। अब AD कितना है 1.5, VD है 3, AE 1 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है EC। इसमें आप तिर्यक गुणा कर सकते हो, यहाँ इसको गुणा कर दो, यहाँ इसको गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा EC और ये 1 3 का 1 में गुणा करोगे 3
और इसको नीचे पहुंचा देते हैं 1.5 1.5। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 15 से इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा, तो ई सी की वैल्यू 2 बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चन ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे 1 नंबर में। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। ए सी बी डी एम एन और एल। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी डी एंड एल एन पैरेलल सी डी प्रूफ दैट ए एम अपॉन ए वी इज इक्वल ए एन अपॉन ए डी। आपको 2 रेखाएं समांतर में दी हुई हैं। एम एल किसके समांतर है, तो ये आप दिया है में लिख सकते हो, इसको गिवन कर सकते हैं। तो एल एम समांतर है या एल एम पैरेलल है बी सी के। दूसरा एल एन समांतर है एल एन पैरेलल है सी डी। प्रूफ दैट सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी इज इक्वल ए एन अपॉन ए डी। ये क्वेश्चन है 6.2 का तीसरा क्वेश्चन। ये एक फिगर है, चित्र है, जिसमें एल एम एल समांतर है बी सी पे। ये रेखा जो है वो इस रेखा के समांतर है। दूसरा एल एन सी डी के समांतर है। तो आप सिद्ध करो कि ए एम बटे ए वी और ए एन बटे ए डी है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या है, जो समांतर हम उसी को लेके चलते हैं। ये एम एल समांतर है बी सी के, तो पहले ये त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में इन त्रिभुज ए बी सी, आप इस त्रिभुज के अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिया है उन्होंने, एक त्रिभुज अलग बना लेते हैं छोटा सा। ये है ए सी बी एम एल, जिसमें एम एल समांतर है बी सी के। एक त्रिभुज है जिसमें एम एल समांतर है बी सी के, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। ए एम इसको ऐसे लिख लो, ए एल बटे एल सी इज इक्वल ए एम बटे एम बी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इस वाले त्रिभुज को हमने लिया जिसमें एम एल समांतर है बी सी के, तो क्या हम इसको ए एल बटे एल सी और ए एम बटे एम बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी हमने थेल्सफिर में पढ़ी है। अब लेंगे हम दूसरा त्रिभुज जो कि जिसमें एल एन समांतर है सी डी के। तो त्रिभुज ए डी सी में इन त्रिभुज ए डी सी, आप इस वाले त्रिभुज में जाओगे तो क्या एन एल समांतर है डी सी के। यदि एन एल समांतर होगा डी सी के तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें ये नीचे वाला त्रिभुज रहेगा ऐसे, इसमें ये एल एन और ये है ए सी और डी।
यदि ये एल एन समांतर है डी सी के, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन बटे एन डी इज इक्वल ए एल अपॉन एल सी। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है तो उसको नहीं ध्यान मत देना। ए एन बटे एन डी ए एल बटे एल सी, ऐसा हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से चाहो तो। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब आप देखोगे दोनों में एक कोई ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, जैसे ए एल बटे एल सी, यहाँ भी ए एल बटे एल सी है, तो उसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे एक जगह से, इसकी वैल्यू इसके हिसाब से रख देंगे। जैसे ए एन बटे एन डी है, तो ए एल बटे एल सी की जगह हम ए एम अपॉन एम डी लिख सकते हैं। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं। ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी पूरा चाहिए, तो यहाँ ए एम बटे ए बी कहाँ है, ये है ए एम, तो ए एम को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम उसमें एक जोड़ेंगे तो एम ख़त्म हो जाएगा ए एम। आप इसको पलटोगे तो एन डी बटे ए एन बराबर एम डी अपॉन ए एम। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 इज इक्वल एम डी अपॉन ए एम प्लस 1। यदि हम इसमें एक जोड़ेंगे, तो ये त्रियक गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए एन का गुणा ऊपर करोगे एन डी, तो एन डी रहेगा, ए एन एकम ए एन और नीचे ए एन ही रहेगा, बराबर इसका एम डी प्लस ए एम का एक में गुणा करोगे ए एम और नीचे ए एम रहेगा। अब आप देखो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, क्या हम साथ में ए डी लिख सकते हैं, टोटल मिला के ए डी, ए डी अपॉन ए एन इज इक्वल एम डी प्लस ए एम, एम डी प्लस ए एम, एम डी कहाँ से आ गया, एम डी गलत हो गया, कहाँ हो गया, एम बी, सॉरी ये एम बी है, एम डी नहीं होगा, एम बी, ये होगा एम बी प्लस ए एम, तो एम बी प्लस ए एम क्या होगा, ए बी, एम बी प्लस ए एम, यदि ए एम प्लस एम बी को जोड़ें तो ए बी हो जाएगा, ए बी बटे ए एम, यही सिद्ध करना था, ए एम बटे ए बी, आप उसको वापस चेंज कर सकते हो, तो ए एन बटे ए डी बराबर ए एम बटे ए बी। अब आप इसको देखो, ए एन बटे ए डी और ए एम बटे ए बी, यही सिद्ध करना था। ये आपको 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया 3rd नंबर का। एक क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4th,
क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.19, ये तो ठीक है। डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी, डी एफ पैरेलल ए ई, डी ई, डी सी नहीं होगा, डी ई था, चलो लिख लेते हैं पहले। ये है गिवन, आपको दिया है क्या क्या चीज़ें दी हैं। डी ई पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई, प्रूफ करना है बी एफ अपॉन ए ई, बी ई अपॉन ई सी। इसमें आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, डी ई समांतर है ए ई, डी ई समांतर है ए सी के, तो डी ई समांतर है ए सी के, और डी एफ समांतर है ए ई के। दो चीज़ें दी हैं, ये डी एफ समांतर है ए ई के और डी ई समांतर है ए सी के। तब आपको बी एफ अपॉन ए ई और बी ई अपॉन ई सी निकालना। तो जैसा पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में आप पहले देखोगे डी ई समांतर है ए सी के, तो डी ई समांतर है ए सी, ये बड़ा त्रिभुज आएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इन त्रिभुज ए बी सी। यदि इसमें डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर ए सी के होगा तो हमने पढ़ी है थेल्स प्रमेय, जिसमें बी डी ई समांतर, यदि ये डी ई समांतर है, ये डी ई समांतर है, डी ई समांतर है ए सी के, तो क्या बी डी अपॉन ए डी बराबर बी ई अपॉन ई सी हो सकता है? तो ये कैसे होगा? थेल्स प्रमेय से, फ्रॉम थेल्स प्रमेय। अब इसमें आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हो, पहला समीकरण बनेगा। दूसरा इसी समांतर से देखोगे, अब डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, तो त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर है ए ई, डी एफ समांतर है ए ई, तो क्या हम बी डी अपॉन ए डी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई लिख सकते हैं। ये वी डी ए डी के बराबर, बी एफ एफ ई के बराबर होगा। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब इसमें बी डी बटे ए डी और बी डी अपॉन ए डी दोनों में सेम है, तो उनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप इस वी डी अपॉन ए डी की वैल्यू रखेंगे बी एफ अपॉन एफ ई, और यहाँ बी डी अपॉन ए डी की जगह लिखोगे बी ई अपॉन ई सी। यही सिद्ध करना था, यही आ गया आपका। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन बन जाएगा, सरल है। समीकरण 1 व 2 का मान रख सकते हो। इसको थोड़ा और समझेंगे, यदि आपको ऐसे नहीं आया समझ में, तो समीकरण 2 में आप बी डी और ए डी की वैल्यू मान लो ऐसे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें बी एफ अपॉन एफ ई तो लिखा है पहले से, बी डी अपॉन ए डी, वी डी अपॉन ए डी की वैल्यू बी ई अपॉन ई सी है। ये भी आप लिख सकते हो, जैसा आप समझ में आया अच्छा है वैसे समझ लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है
ये एक त्रिभुज है जिसमें आपको डी ई समांतर है ओ क्यू के। डी, ये ओ होगा, डी ई समांतर है ओ क्यू। इसी को लेके चलेंगे पहले। ये डी ई समांतर ओ क्यू के, तो त्रिभुज पी क्यू ओ में आप इंग्लिश में लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। यदि इसमें डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल पी डी अपॉन ओ डी। ऐसे हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इसके जैसा हम दूसरा देखेंगे। इसमें जो समांतर दिया है, क्या दिया है, डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर, यदि डी एफ समांतर ओ आर होगा तो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर और पी डी अपॉन ओ डी, पी डी अपॉन ओ डी। समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये आपका पी एफ अपॉन एफ आर रहेगा और पी डी अपॉन ओ डी की जगह हम पी एफ ई क्यू रखेंगे। यदि ये पी एफ अपॉन ई क्यू, पी एफ कहाँ गया, पी एफ अपॉन ओ क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर और पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ कैसे हो गया, पी ई होगा, ये है पी ई अपॉन एफ आर, ये था पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी एफ अपॉन एफ आर और पी ई अपॉन ई क्यू यदि इक्वल हैं, समान अनुपात में हैं, तो क्या हम ई एफ समांतर क्यू आर कह सकते हैं। ये आप थेल्स प्रमेय से कर सकते हो। इसको अभी उल्टा किया है। यदि ये समान अनुपात में है, चलिए देखें, पी ई अनुपात ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर होगा, तो ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन और रहा। इसको ऐसे करना, समीकरण 1 व 2 से। पी क्यू आर ए बी सी ओ। इसमें दिया है ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर। तो आपको ज्ञात करना है बी सी समांतर क्यू आर।
ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर है पी आर के। तो आपको सिद्ध करना है बी सी समांतर है क्यू आर के। वैसे जो पहले हमने किया सेम वही करना है। सबसे पहले ए बी और पी क्यू देखेंगे, ए बी और पी क्यू, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज ए ओ क्यू में, ए ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू, ए बी समांतर है पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन पी ए बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू। ये होगा थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर 1। सेम दोबारा पुनः ऐसे ही फिर से करेंगे। त्रिभुज ए सी और पी आर, ए सी पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। इसमें आप देखो ओ ए और ए पी की वैल्यू बन रही है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में आपको ओ ए अपॉन ए पी दिख रहा है, उसकी जगह हम ओ बी अपॉन बी क्यू लिखेंगे। ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये ओ ए और ए पी, ओ ए अपॉन ए पी ये सेम है, इसी की जगह वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ओ बी अपॉन बी क्यू के साथ। तो ये हो गया ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर। यदि ये और ये समान अनुपात में है, इनके अपॉन वाली पॉइंट ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर से। कैसे, थेल्स प्रमेय से। ये इसी को सिद्ध करना था और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी समांतर क्यू आर के। ये आपका सिद्ध हुआ। तो 6.2 में जितने इम्पोर्टेंट सवाल थे जो आपकी पिछली परीक्षा में आ चुके हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो हमने पढ़ा दी। इनसे बाहर नहीं जाएगा आपके एमपी बोर्ड में। ठीक है, तो ये 6.2 के कुछ क्वेश्चन थे, इनको किया। अब आगे 7th यूनिट पहले हम पढ़ा चुके, और इसके बाद 1 से लेकर 14 तक के जितने अध्याय चैप्टर हैं उनके कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे जो आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, थैंक यू।